देखिए क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 5। चैप्टर हिस 3 पार्ट 5 इन द सेकेंड। यहाँ पर आपको जो इसमें आपको था पोस्ट वार सेटलमेंट एंड ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन, इसमें आपको इसी का आपको यहाँ पर कर रहे थे। द सेकेंड लेसन इसमें देखिए क्या कि द सेकेंड लेसन रिलेटेड टू ए कंट्रीज इकोनॉमिक लिंक्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड इफ गवर्नमेंट हैड पावर टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स कैपिटल एंड लेबर। यहाँ पर जो कहा कि दूसरा सबक, देखिए दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। दूसरा सबक क्या, देखिए दूसरा सबक बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंधों के बारे में था। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। तो देखिए यहाँ पर जो आपको यहाँ पे है कि द मेन एम ऑफ द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वाज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। Its framework was agreed upon at the United Nations Monetary and Financial Conference and financial conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA। देखिए संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, युद्धोत्तर या युद्ध के बाद संक्षेप में आपको युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। अब आगे देखिए द ब्रेटन वुड्स, यहाँ पर क्या कि द ब्रेटन वुड, देखिए माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स इन यूएसए। यहाँ पे एक इमेज दिया गया है। इमेज आपके यहाँ पर क्या माउंट, देखिए माउंट वाशिंगटन होटल सिचुएटेड इन ब्रेटन वुड्स यूएसए। ब्रेटन वुड्स अमेरिका स्थित माउंट वाशिंगटन होटल का इमेज है। दिस इज द प्लेस वेयर द फेमस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। देखिए यही वह स्थान है जहाँ ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। फिर आपको आगे यहाँ पर है कि दज इन ब्रीफ, देखिए तो हो चुका था। फिर आपको देखिए द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इस्टेब्लिश इन इंटरनेशनल, देखिए द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर जो आपको ये देखिए द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेज एंड डिफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलरली नोन एज द वर्ल्ड बैंक, was set up to finance post-war reconstruction. The IMF and the World Bank are referred to as the Bretton Woods institution or sometimes the Bretton Woods twins. The post-war international economic system is also often described as the Bretton Woods system। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, सदस्य देशों के विदेश, देखिए सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। युद्ध उत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के वास्ते अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, का गठन किया गया। इसी वजह से विश्व बैंक और IMF को ब्रेटन वुड्स संस्थान या ब्रेटन वुड्स ट्विन, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्ध उत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्ध उत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को अक्सर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। अब आगे देखिए द IMF, देखिए द IMF
देखिए द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंट्स द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कमेंटेड फाइनेंशियल ऑपरेशन इन 1947 डिसीजन मेकिंग इन दिस इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड by the Western industrial powers. The US has an effective right of veto over key IMF and World Bank decision. अब यहाँ देखिए क्या विश्व बैंक और IMF ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया था। इन संस्थानों की निर्णय प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहता है। अमेरिका विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। देखिए अमेरिका के विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। यहाँ देखिए क्या द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स एक्सचेंज रेट्स। इन दिस सिस्टम नेशनल करेंसीज फॉर एग्जांपल द इंडियन रूपी were paid paid to the dollar at a fixed exchange rate. The dollar itself was anchored to gold at a fixed price of $35 per ounce of gold. यहाँ पे इसका ये मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्रा और मौद्रिक व्यवस्थाओं के एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इस व्यवस्था को राष्ट्रीय मुद्रा जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। इस व्यवस्था में आपको राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा रुपया डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। एक डॉलर के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह स्थिर रहता। एक डॉलर के बदले में कितने रुपया देने होंगे यह स्थिर रहता था। डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था। डॉलर का मूल्य भी आपको सोने से बंधा हुआ था। एक डॉलर की कीमत आपको 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। तो एक डॉलर की कीमत आपको 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। फिर आपके यहाँ पर डिस्कस है मतलब चर्चा आपके यहाँ पर है क्या? यहाँ पे चर्चा आपको क्या गया डिस्कस यहाँ पे ये है क्या कि देखिए क्या ब्रीफली समराइज द टू लेसन्स लर्नड बाय इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम द इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। संक्षेप में बताएं कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हुई उनसे अर्थशास्त्री और राजनेताओं ने क्या सबक सीखे। तो यहाँ देखिए ब्रीफली समराइज द टू लेसन्स लर्नड बाय इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम द इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। संक्षेप में बताया कि दो महायुद्धों के बीच जो आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुई उनसे अर्थशास्त्री और राजनेताओं ने क्या सबक सीखे। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या यहाँ एक नया शब्द देखिए वीटो का मतलब यहाँ पर समझाया गया। देखिए वीटो का मतलब आपके यहाँ पर समझाया गया है क्या वीटो देखिए वीटो को बोलते हैं क्या निषेधाधिकार बोलते हैं। वीटो का आपको दूसरा भाषा में निषेधाधिकार बोलते हैं। निषेधाधिकार बोलते हैं। इस अधिकार के साथ एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। यदि वीटो में से आपको निषेधाधिकार होता है। इस अधिकार के साथ एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाते हैं। उसी को हम लोग निषेधाधिकार या वीटो कहते हैं। तो फिर आपको आगे एक और आपके यहाँ पर देखिए वर्ड अगर दिया हो तो आयात शुल्क देखिए आप आयात शुल्क जिसको टैरिफ बोलते हैं वहाँ पर देखिए टैरिफ देखिए टैक्स इम्पोज ऑन ए कंट्रीज इम्पोर्ट्स। देखिए टैरिफ की बात कीजिए आप आयात शुल्क जिसको अंग्रेजी में टैरिफ बोलते हैं। तो देखिए टैक्स इम्पोज ऑन ए कंट्रीज इम्पोर्ट्स। टैक्स इम्पोज ऑन ए कंट्रीज इम्पोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Tariffs are levied at the point of entry, that is at the border of the airport। देखिए आयात शुल्क जिसको टैरिफ बोलते हैं किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाले शुल्क को हम टैरिफ बोलते हैं। यह कर या शुल्क उस जगह लिया जाता है जहाँ से वह चीज़ देश में आती है यानी सीमा पर बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर तो फिर आके यहाँ पर आपको एक कहा गया क्या कि बहुत सारे बॉक्स फोर में आपको देखिए बॉक्स फोर में क्या व्हाट आर MNCs। तो व्हाट आर MNCs देखिए यहाँ पर
मल्टीनेशनल देखिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन को हम एमएनसीज बोलते हैं आर लार्ज कंपनी दैट ऑपरेट इन सेवरल कंट्रीज एट द सेम टाइम द फर्स्ट एमएनसीज वर established in 1920 decade many more came up देखिए many more came up in the 1950 decades and 1960 decade has the US businesses expanded worldwide and Western Europe and Japan also recovered to become powerful industrial economies. The worldwide speed of MNCs was a notable feature of the 1950s decade and 1960 decades. This was partially because high import tariffs this was partially because high import tariffs imposed by different government forced MNCs to locate their manufacturing operation and become domestic producer in as many countries as possible. देखिए एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम जिसको आपको क्या है एक साथ बहुत सारे देशों में आपको क्या एक साथ बहुत सारे देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय निगम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी या बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। देखिए शुरुआती बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 के दशक में की गई। 50 एवं 60 के दशक में जब अमेरिकी व्यवसाय दुनिया भर में फैलते जा रहे थे और पश्चिमी यूरोप एवं जापान भी विश्व युद्ध के प्रभाव से बाहर निकलते हुए शक्तिशाली शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर थे। उस समय ऐसी बहुत सारी नई कंपनियां सामने आई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 और 60 के दशक की एक विशेषता थी। इसके पीछे आंशिक रूप से इस बात का भी हाथ था कि ज़्यादातर सरकारें बाहर से आने वाली चीज़ों पर भारी आयात शुल्क वसूल करती थी जिसके कारण देखिए जिसके कारण बड़ी कंपनियों को अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने पड़ते थे जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहती थी। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ता था। उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में आपको काम करना पड़ता था। तो फिर आपको यहाँ पर है क्या कि आपको आप यहाँ पर जो आपको देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि प्रारंभिक युद्ध उत्तर वर्ष देखिए यहाँ पर द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स देखिए यहाँ पर देखिए द ब्रिटेन वुड सिस्टम इनएग्रेटेड द ब्रिटेन वुड सिस्टम इनएग्रेटेड एन एरा ऑफ अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इनकम्स फॉर द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन एंड जापान देखिए वर्ल्ड ट्रेड ग्रीव annually. World trade grew annually at over 8% between 1950 and 1970 and incomes at nearly 5%. The growth was also mostly stable without large fluctuation. For much of this period, the unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most industrial countries. देखिए ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र और जापान के व्यापार तथा आय में वृद्धि की एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्र और जापान के व्यापार तथा आय में वृद्धि की एक अप्रतिम युग का सूत्रपात किया। 1950 1970 के बीच विश्व व्यापार की विकास दर सालाना 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में लगभग 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी कमोबेश स्थिर ही थी, उसमें ज़्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आया। इस दौरान आपको ज़्यादातर समय अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोज़गारी औसतन 5% से भी कम ही रही। इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुँचने की जितोड़ विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीतोड़ कोशिश कर रहे थे। इसलिए उन्होंने आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्र और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया। बेहिसाब पूंजी का आपको निवेश किया। यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए these decades also show the worldwide speed of technology and enterprise. Developing countries were in a hurry to catch up with the advanced industrial countries. Therefore, they invested vast amount of capital importing an industrial plant and equipment featuring modern technology. फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया यहाँ आपको आगे कहा गया देखिए कि
देखिए आपको डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस देखिए ऑन देखिए ऑन ऑन अनोप देखिए यहाँ पर डिकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस और अनु औपनिवेशीकरण देखिए अनु औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता देखिए अनु औपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की गई है। व्हेन द यहाँ पे देखिए क्या कि व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ देखिए व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वार एंडेड लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर स्टिल अंडर यूरोपियन colonial rule. Over the next 2 decades, most colonies in Asia and Africa emerged as free independent nation. They were however overburdened. They were however overburdened by poverty and a lack of resources, and the economies and societies were handicapped by long periods of colonial rule. देखिए दूसरा आप यहाँ पर क्या है कि दूसरा देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी देखिए दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन ये सभी देश गरीबी एवं संसाधनों की कमी से जूझ रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था और समाज लंबे समय तक चले औपनिवेशिक शासन के कारण अस्त व्यस्त हो चुके थे। द IMF देखिए द IMF एंड वर्ल्ड बैंक वाज डिजाइन टू मीट अब यहाँ पर द IMF एंड वर्ल्ड बैंक वर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज। दे वर देखिए दे वर नॉट इक्विप्ड देखिए दे वर नॉट इक्विपेड देखिए दे वर नॉट इक्विपेड टू कोप विथ द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ डेवलपमेंट इन द फॉर्मर कॉलोनीज। But has Europe and Japan rapidly rebuilt their economies? They grew less dependent on IMF and World Bank. Thus, from the late 1950s decade, the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards developing countries. तो यहाँ देखिए IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि IMF और देखिए यहाँ पर क्या है कि IMF और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। ये संस्थान भूतपूर्व उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्ष नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश IMF और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर भी नहीं था। बहुत निर्भर भी आपको नहीं थे। इस कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में आकर ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर भी पहले ज़्यादा ध्यान देने लगे। फिर आपको आगे देखिए हैज़ कॉलोनीज़ देखिए यहाँ पर क्या है कि हैज़ कॉलोनीज़ मेनी ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स। हैज़ कॉलोनीज़ मेनी ऑफ द लेस डेवलप्ड regions of the world had been part of the Western empires. Ironically, has newly independent countries facing urgent pressure to lift their population out of poverty. They came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers. Even after many years of decolonization, the former colonial powers still controlled vital resources such as minerals and land in many of their former colonies. आपको देखिए यहाँ पर दुनिया का अल्पविकसित भाग यहाँ पर देखिए दुनिया का अल्पविकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। दुनिया के अल्पविकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन रहे थे। विडंबना यह थी कि नव स्वाधीन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन की गर्त से बाहर निकालने के उन्हें ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था।
अब यहाँ पे देखिए हैज़ क्रोनीज, देखिए हैज़ क्रोनीज मैनी ऑफ लेस डेवलप्ड रीजन्स, हैज़ क्रोनीज मैनी ऑफ द लेस डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन पार्ट ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स. No, ironically, has newly independent countries facing urgent pressure to lift their population out of poverty. They came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers. Even after many years of decolonization, the former colonial powers still control vital resources such as minerals and land in many of their former colonies. देखिए यहाँ पर जो कहा गया कॉलोनीज, देखिए लार्ज कॉरपोरेशन ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज, फॉर एग्जांपल द यूएस आल्सो ऑफन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू एक्सप्लॉयट डेवलपिंग कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज वेरी चीपली. यहाँ हम देखिए क्या कि औपनिवेशीकरण के, देखिए औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नव स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही नियंत्रण बना हुआ था. जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, देखिए जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, या जहाँ का भी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका, वहाँ के उन महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और जमीन पर अभी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का ही नियंत्रण था, और वे इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था. देखिए यहाँ पर कई बार अमेरिका जैसे अन्य शक्तिशाली देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां विकासशील देशों के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगती थी. तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा था आफ्टर द एट द सेम टाइम, हम क्या एट द सेम टाइम, देखिए एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ. देखिए एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द देखिए एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ द वेस्टर्न इकोनॉमिक. देखिए एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट from the fast growth the western economies. At the same time most developing countries did not benefit from the fast growth the western economies experienced in the 1950s decade and 1960 decades. Therefore they organized themselves as a group of 77 G77 to demand a new international economic order, in short NIEO. By the NIEO they meant a system that would give them real control over their natural resource, more development assistance, fair prices for raw materials, and better access for their manufactured goods in developed countries markets. देखिए दूसरी टाइम देखिए 8% मतलब दूसरी और ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ. इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO के लिए आवाज़ उठाई और समूह 77 समूह G77 के रूप में संगठित हो गए. NIEO से उनका आशा एक ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास की अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने की बेहतर पहुँच मिले. बेहतर पहुँच मिले. फिर आपको आगे यहाँ पे बेहतर पहुँच मिले, क्या फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स एंड बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट्स. फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है क्या कि इंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. यहाँ पर देखिए इंड ऑफ ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत. यहाँ पर देखिए इंड्स ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देखिए despite years of stable and rapid growth, not all was well in this. देखिए despite years of stable and rapid growth, not all was well in this post-war world. From the 1960 decade, the rising cost of its overseas involvement weakened the U.S. finance and competitive strength. The US dollar no longer commanded confidence as the world's principal currency. It would not maintain. It could
it could not maintain its value in relation to gold. This eventually led to the collapse of the system of fixed exchange rates and the introduction of a system of floating exchange rates. तो सारी की सालों की स्थिर और तेज वृद्धि के बावजूद युद्ध दुनिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। 60 के दशक से ही विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। सोने की तुलना में डॉलर की कीमत गिरने लगी थी। अंत स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई। अंत स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था विफल हो गई और प्रभावमय या अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था शुरू की गई। देखिए यहाँ पर आगे यहाँ देखो जो फिक्स एक्सचेंज रेट्स कहा गया उसका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। देखिए फिक्स मतलब क्या, स्थिर विनिमय दर हो गया, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स मतलब क्या आपके यहाँ पर प्रभावमय या अस्थिर विनिमय दर आपको हो गया। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, फ्रॉम द मिड 1970 डिकेट्स फ्रॉम द मिड देखिए यहाँ पर क्या, फ्रॉम द मिड 1970 decades द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम also changed in important ways. Earlier developing countries could turn to international institutions for loans and development assistance, but now they were forced to borrow from western commercial banks and private lending institution. This led to periodic debts. Crisis. This led to periodic debt crisis in the developing world and lower incomes and increased poverty, especially in Africa and Latin America. अब यहाँ पे एक औद्योगिक विश्व बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। औद्योगिक विश्व बेरोजगारी की समस्या में आपको फंसने लगा था। यहाँ पे आपको एक खास बात देखिए क्या कि देखिए 1970 के दशक के मध्य तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में भी भारी बदलाव आ चुके थे। अब तक विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाता संस्थानों से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती थी और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यह समस्या सबसे ज़्यादा दिखाई दी। यहाँ देखिए द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज also hit by unemployment that began rising from the mid 1970s decade and remained high until the early 1990 decades. From the late 1970s decades, MNCs also began to shift from the late 1970s decade, MNCs also began to shift operation to low wage Asian countries. तो यहाँ पर एक खास बात, द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड आपको देखिए औद्योगिक विश्व देखिए बेरोजगारी की समस्या में यहाँ पर क्या, औद्योगिक विश्व आपको बेरोजगारी की समस्या में आपको फंसने लगा था। औद्योगिक विश्व आपको बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। औद्योगिक विश्व बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य से बेरोजगारी बढ़ने लगी। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी बढ़ी, काफ़ी बेरोजगारी रही। 90 के दशक के प्रारंभिक वर्षों तक वहाँ काफ़ी बेरोजगारी रही। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। 70 के दशक के आखिरी सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगी जहां वेतन कम थे। अब यहाँ पे आगे के देखिए चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट चाइना हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी सिंस इट्स रिवॉल्यूशन इन 1949, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन एंड सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप ब्राउट मैनी कंट्रीज बैक इनटू द फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पर देखिए क्या कि चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था। चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था चीन 1949 यहाँ पर क्या, चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और सोवियत खेमे की विफलता, पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए।
तो यहाँ पर जो देखिए चीन 1949 की क्रांति के बाद विश्व अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, परंतु चीन में नई आर्थिक नीति और श्वेत खेमे के बिखराव था। पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के पश्चात बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए। विश्व अर्थव्यवस्था का आपको अंग बन गए। अब यहाँ पे क्या कि वेजेज वर रिलेटिवली लॉ इन कंट्रीज लाइक चाइना। देखिए वेजेज वर relatively low in countries like China, thus they became an attractive destination for investment by foreign MNCs competing to capture world market. Have you noticed that most of the TVs, mobile phones, and toys we see in the shops seem to be made in China? This is because of the low cost structure of Chinese economy. Most importantly, its low wages. अब देखिए चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम थे। फलस्वरूप विश्व बाज़ारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने की प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहाँ जमकर निवेश करना शुरू कर दिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि हमारे ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने चीन में बने होते हैं? यहाँ देखिए यहाँ वहाँ के जैसे ही लगते यहाँ वहाँ के जैसे ही लगते हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से वहाँ के कम वेतनों का नतीजा है। यहाँ पे नेक्स्ट बात जो कहा गया देखिए यहाँ पर क्या द रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री टू लो वेज कंट्रीज स्टिमुलेटेड वर्ल्ड ट्रेड एंड कैपिटल फ्लोज इन द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक geography has been transformed as countries such as India, China and Brazil have undergone rapid economic transformation। तो यहाँ पर आगे कहा था क्या कि उद्योगों को कम वेतन, यहाँ पर क्या कि उद्योगों को कम वेतन वाले देशों में ले जाने से उद्योगों कम, तो यहाँ पर क्या उद्योग कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभावों पर भी असर पड़ा। उद्योगों कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रभावों पर भी असर पड़ा। पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्था में आए भारी बदलाव के कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पूरी तरह बदल चुका था। पूरी तरह आपको बदल चुका था। फिर आपको एक यहाँ पर वर्ड दिया गया है, एक नया वर्ड नया शब्द आपको यहाँ पर दिया एक्सचेंज रेट। यहाँ पर देखिए क्या होता है एक्सचेंज रेट को विनिमय दर समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर विनिमय दर दे लिंक नेशनल करेंसी फॉर पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देयर आर ब्रॉडली 2 kinds ऑफ एक्सचेंज रेट्स, फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। देखिए विनिमय दर क्या, इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता था। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती थी, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील विनिमय दर। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया फिक्स एक्सचेंज रेट। देखिए फिक्स एक्सचेंज रेट से यहाँ देखिए व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स, देखिए व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स एंड गवर्नमेंट्स इंटरवेन, व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन देम। देखिए स्थिर विनिमय दर किसको बोलते हैं, स्थिर विनिमय दर फिक्स एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं, व्हेन एक्सचेंज रेट्स आर फिक्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेन टू प्रिवेंट मूवमेंट इन देम। देखिए आप स्थिर विनिमय दर क्या कहते हैं। देखिए जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें देखिए और उनमें जब विनिमय दर स्थिर होती है, जब विनिमय दर स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसे विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। देखिए जब विनिमय दर आपको स्थिर होती है और उनमें आने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहा जाता है। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं? These rate fluctuate depending on demand and supply of currencies in foreign exchange markets, in principle without interference by government। देखिए लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर किसको बोलते हैं? इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। लचीली विनिमय दर किसको कहते हैं? लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर किसको कहते हैं? इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। इस तरह की विनिमय देखिए इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है।
तो अब यहाँ पर जो एक ख़ास चीज़ें कही गई, तो यहाँ से देखिए पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको पूर्ण रूप में आपको फिनिश होता है इस पार्ट का।